हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी, विवादी, वर्ज्य यानी कि वर्जित स्वर के बारे में। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारा वादी स्वर। वादी स्वर आपका वो होता है, मान लो आप कोई राग गा रहे हो और उसमें म स्वर है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बार अन्य स्वरों की बात करें, मान लो आपके 7 स्वर है, सारे गा मा पा धा नी, इनमें से सबसे ज़्यादा बार मतलब म स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो आपका उस राग का वादी स्वर होगा। और वादी स्वर को संगीत में राजा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, पढ़ते हैं अब इसके बारे में। जो स्वर राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, जिसका राग में बार बार प्रयोग होता है, उसे राग का वादी स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं राग भूपाली की। राग भूपाली का वादी स्वर क्या है, ग। और राग देशकार का वादी स्वर क्या है, ध। वादी स्वर वही है जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा यानी कि बार बार उस स्वर का प्रयोग हो रहा हो। इन दोनों रागों में यह स्वर अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक बजते हैं, इसलिए इन स्वरों को राग का वादी स्वर माना जाता है। वादी स्वर को संगीत में राजा के समान माना गया है। जितना महत्व एक राज्य में राजा का होता है, ठीक उतना ही महत्व राग रूपी राज्य में वादी स्वर का होता है। मतलब जो आपका राग है वो सारा आपका वादी स्वर पर ही निर्भर होता है। वादी स्वर को राग का प्राणाधार स्वर भी माना गया है। वादी स्वर के आधार पर ही रागों का गायन समय निश्चित होता है, और कभी कभी तो राग के गायन का आरंभ तथा समापन भी इसी स्वर पर ही होता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हम राग गा रहे हैं, जो हमारा वादी स्वर है उसी से ही हमारा राग शुरू होता है और उसी स्वर पर ही हमारा राग समाप्त होता है। यदि किसी भी राग का वादी स्वर सारे गामा पा के बीच का होगा तो उसे राग का पूर्वांग राग माना जाता, तो उस राग को पूर्वांगवादी राग माना जाता है। मान लो आप जैसे भूपाली राग था हमारा, भूपाली में ग हमारा वादी स्वर था और इस स्वर का बार बार प्रयोग किया जा रहा था, तो सारे गामा पा इनमें से स्वर में से अगर कोई भी स्वर अगर हमारा वादी स्वर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारा पूर्वांगवादी राग है। क्योंकि पूर्वांगवादी जो राग है वो हमारे दोपहर 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। इस तरीके से बात करते हैं। इस प्रकार यदि किसी राग का वादी स्वर पा से लेकर सा तक, पा धा नी सा के बीच होगा, तो उन रागों को क्या कहा जाता है, उत्तरांगवादी राग। इन रागों का जो गायन समय होता है वो रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक माना जाता है। ये राग मतलब जो होते हैं, जो उत्तरांगवादी वाले राग होते हैं, ये रात को 12 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रागों को गाने का जो एक समय है वो निर्धारित होता है कि हमें राग को इस समय पर ही गाना चाहिए, तो इस कारण से जो वादी स्वर से हमारे रागों का गायन समय भी निश्चित होता है। इस प्रकार हम वादी स्वर के आधार पर ही रागों का गायन समय निश्चित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वादी स्वर क्या है। जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वो हमारा वादी स्वर है। वादी स्वर से ही हमारा गायन समय निश्चित हो रहा है। ठीक है, तो आइए संवादी स्वर के बारे में बात करते हैं। संवादी स्वर वो होता है जिसका राग में अन्य स्वरों से तो ज़्यादा प्रयोग हो लेकिन वादी स्वर से कम प्रयोग हो। अन्य स्वरों से तो ज़्यादा प्रयोग होगा संवादी का, लेकिन वादी से कम हो। राग में जिस स्वर का प्रयोग वादी स्वर से कम हो तथा अन्य स्वरों से अधिक हो तो उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। संवादी स्वर को मंत्री की उपाधि दी जाती है। वादी को राजा की और इसको संवादी को मंत्री की। जितना महत्व एक राज्य में मंत्री का होता है, ठीक उतना ही महत्व किसी राग में इस संवादी स्वर का भी होता है। जिस प्रकार राज्य में राजा के साथ मंत्री का होना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार राग में वादी स्वर के साथ संवादी स्वर का होना भी अति आवश्यक है। किसी भी राग में यह स्वर वादी से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर निर्धारित होता है। तो मतलब जो वादी से संवादी स्वरों की जो दूरी होती है वो 8 से 12 श्रुति के अंतर पर होती है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वादी से संवादी स्वरों की जो दूरी है वो कितनी श्रुतियों के अंतर पर होती है, वो 8 से 12 श्रुतियों के अंतर पर। आगे बात करते हैं। वादी तथा संवादी स्वरों में षड्ज तथा पंचम का भाव पाया जाता है। यदि किसी राग में वादी से तीसरा स्वर वर्जित हो तो चौथा स्वर वो संवादी हो जाता है। मान लो कि राग से मान लो हमारा रे वादी स्वर है, तो इससे अगर हमारा तीसरा स्वर वर्जित होता है यानी उस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो फिर उससे अगला चौथा स्वर हमारा क्या हो जाता है, संवादी। अनुवादी स्वर क्या होता है, अब वादी संवादी को छोड़ करके जो हमारे स्वर बच गए वो सारे हमारे अनुवादी स्वर में आ गए। तो वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त राग में जो अन्य स्वर लगते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहा जाता है।
जैसे राग भूपाली का ग वादी है और ध संवादी है, और अन्य सारे ये स्वर जो रह गए वो हमारे क्या कहलाए, अनुवादी स्वर। राग में वादी स्वर को राजा की, संवादी को मंत्री की, अनुवादी को प्रजा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हम प्रजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, अगर प्रजा ही नहीं होगी, वहाँ पे लोग ही नहीं होंगे, तो हम एक राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इन अनुवादी स्वरों के बिना किसी भी राग की कल्पना नहीं कर सकते। तो एक राग में वादी, संवादी, अनुवादी स्वरों का होना अत्यंत जरूरी है। किसी भी राग में इन अनुवादी स्वरों की संख्या 3 से 5 तक हो सकती है। ये अनुवादी स्वर किसी राग की शोभा बढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वादी, संवादी और अनुवादी। अब विवादी स्वर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये है कि विवादी मतलब इस स्वर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कुछ अगर हम इसको बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग करें तो इससे हमारा राग निखर कर आता है। ऐसा स्वर जिनका राग में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात जो राग के लिए अनुपयोगी है, वो हमारा विवादी स्वर कहलाता है। विवादी स्वर राग से विपरीत वाद रखता है, परंतु यदि इसका कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाए तो यह राग की सुंदरता भी बढ़ा देता है। मान लो किसी राग में कोई स्वर मतलब प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको हल्का सा टच देकर गाते हैं तो वो राग की हमारी सुंदरता भी बढ़ा देता है, लेकिन हमें उसको बड़ी कुशलता के साथ गाना चाहिए। राग हमीर के अवरोह में कोमलनी का सूक्ष्म प्रयोग गुणी लोग राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि राग हमीर में कोमलनी का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ करते हैं, जिससे राग की सुंदरता बढ़ जाती है। राग हमीर में कोमलनी का प्रयोग विवादी स्वर के नाते किया जाता है। विवादी स्वर के अनुचित प्रयोग से राग का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। अगर एक कुशल गायक को ही इन स्वरों का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज राग का सौंदर्य यानी कि राग का जो स्वरूप है वो सारा बिगड़ सकता है, नष्ट हो सकता है। विवादी स्वर की जो उपमा है शत्रु से दी जाती है, लेकिन कभी कभी समय पड़ने पर शत्रु से भी मेल मिलाप रखना पड़ता है। तो कुशल गायक राग में कभी कभी वादी स्वर का प्रयोग करके उसमें विचित्रता उत्पन्न कर देते हैं। अब बात है वर्ज्य या वर्जित स्वर की। वर्जित का मतलब होता है ऐसा स्वर जिसका राग में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हमने विवादी स्वर में भी देखा कि ऐसा स्वर जो राग में प्रयोग नहीं हो रहा था या राग के लिए अनुपयोगी था, वो हमारा विवादी स्वर था। और वर्जित स्वर में भी ये बात कह रहा है कि ऐसा स्वर जिसका राग में प्रयोग ना किया जाए। तो इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्जित स्वर का प्रयोग होगा ही नहीं। अगर कोई स्वर वर्जित है तो किसी भी कीमत पर उस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन विवादी स्वर वो होता है जो वर्जित होने के बावजूद भी कुशल गायकों के द्वारा थोड़ा सा मतलब सूक्ष्म प्रयोग कर लिया जाता है। किसी राग में जिन स्वरों का प्रयोग करने के लिए मना कर दिया होगा वह वर्जित स्वर आपका कहलाता है। राग वृंदावनी सरंग में गा तथा धा दोनों स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार गा और धा दोनों स्वर जो है राग के वर्जित स्वर है। वर्जित स्वर में तो उस स्वर का प्रयोग होगा ही नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं होगा। लेकिन विवादी स्वर में क्या होता है, अगर कोई स्वर आपका नहीं लग रहा है लेकिन कुछ गायक जो कुशलता पूर्वक उस स्वर का प्रयोग कर लेते हैं राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो वो आपका विवादी स्वर होता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है वर्जित और विवादी में। ठीक है, थैंक यू।